दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। और डेट है आज की 2 सितंबर 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम मार्क बूस्टर। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है, भारत के द्वारा हमारी 2 मंत्रालयों ने मिलकर चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। इस लिस्ट में 118 ऐप्स शामिल हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ऐप्स जो है वो पबजी मोबाइल ऐप है। और पबजी के जितने भी वर्जन हैं उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और कुल मिलाकर 118 ऐप्स पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। और 2 मंत्रालयों ने मिलकर लगाया है, जिनमें पहला मंत्रालय हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में माईटी भी कहा जाता है। और इससे पहले भारत सरकार ने जब गलवान में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हुए थे और कुछ दोनों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद भारत ने लगभग 50 से अधिक ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। और अब ये न्यूज़ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फिर से कुछ चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि हमारे देश की संप्रभुता के लिए खतरा थे, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। क्योंकि इन ऐप्स के द्वारा हमारे देश के नागरिकों का जो डाटा है वो दूसरे एजेंसियों को, अन्य कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र किया जा रहा था। इस वजह से हमारे देश के गृह मंत्रालय के द्वारा इस पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद अगर बात की जाए पबजी गेम समेत जो इम्पोर्टेंट मोबाइल ऐप्स हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है, जैसे लिविक, पबजी मोबाइल, वीचैट रीडिंग, एमबी मास्टर, ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऐप्स थे जिनको काफ़ी सारे यूज़र्स यूज़ करते थे, उनको अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखो, हमने डिस्कस किया कि प्रतिबंधित करने का जो रीज़न दिया गया है वो यही दिया गया है कि इनके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया गया था हमारे देश के यूज़र्स का, उसको इन्होंने ठीक से सुरक्षित नहीं किया और वह डेटा इन्होंने काफ़ी सारी एजेंसियों को ट्रांसफ़र किया। ऐसी गृह मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है ओणम के बारे में है। ओणम क्या है? यह एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को आयोजित किया जाता है केरल में। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो यही बनता है कि ओणम किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये केरल में किया जाता है। और इसको मनाने का जो समय होता है वो अगस्त के लास्ट वीक से या अगस्त के लास्ट से सितंबर के फर्स्ट वीक तक मनाया जाता है। इस बार का जो आयोजन है 22 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में किया जा रहा है। और इसे मनाए जाने का जो रीज़न होता है वो नई फसल को जश्न के रूप में मनाया जाता है। ओणम में केरल में क्या होता है, जब नई फसल आती है तब उसको एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है और उसी फेस्टिवल का नाम होता है ओणम। कुछ मिथ्स भी हैं, जैसे ये माना जाता है कि केरल में एक महाबली नाम का एक असुर होता है, उसका सम्मान करने के लिए भी ये पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की अगर बात की जाए, यह केरल का स्टेट फेस्टिवल है और अगस्त सितंबर माह में इसे आयोजित किया जाता है, जो हमने जैसा कि डिस्कस किया कि अगस्त के लास्ट वीक से या लास्ट अगस्त से सितंबर के फर्स्ट वीक तक इसको आयोजित किया जाता है। इसमें चिक्कारा, यहाँ पर देखिए कोची के पास एक प्लेस है, केरल के एकमात्र बामन मंदिर से ये प्रारंभ होता है और लेकिन इसमें पूजा जो है वो घरों में की जाती है। उसके बाद कुछ पेंटिंग्स भी बनाई जाती हैं इसमें, जिनको पुक्कलम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहे हैं आपको सर्किल से, इनको पुक्कलम कहा जाता है। और अगर बात की जाए हिंदी भाषा में तो इसको कहा जाता है रंगोली। ओणम में प्रत्येक घर में क्या होता है, जो आंगन होते हैं, लॉबी होती है, उसमें इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे से सर्किल जो बने हुए हैं, इनको ही पुक्कलम कहा जाता है। और एक दिन में एक सर्किल बनाया जाता है, यहाँ पर देखिए आप। और 9वें दिन क्या होता है, त्रिक्काकरप्पण, यानी जो विष्णु के अवतार हैं, वामन अवतार, उनको बीच में इस तरह से बना दिया जाता है। उसके बाद राजा महाबली तथा उसके अंगरक्षकों की कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। लोग गीत गाते हैं और श्रावण देवता जो है गणपति की पूजा की जाती है। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं और 10वें दिन क्या होता है, पुक्कलम जो है अपना पूरा, मतलब ये रंगोली जो है अपना पूरा साइज़ अडॉप्ट कर लेती है, जितना बड़ा इसे बनाया जाता है। उसके बाद जो मूर्तियाँ होती हैं इनको विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये तो प्रोसेस थी जो हमने जानी, लेकिन मेन इसमें देखो जो रंग का यूज़ किया जाता है वो नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे।
आगे भी ओणम से संबंधित ही कुछ अन्य फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए थिरुवथिराकली, ये क्या है? पुक्कलम के चारों ओर जो व्रत बनाकर उल्लासपूर्वक एक विशेष नृत्य किया जाता है उसको ही कहा जाता है थिरुवथिराकली। जैसे मान लीजिए ये पुक्कलम है या रंगोली है और इसके चारों ओर जब व्रत बनाकर डांस किया जाता है तो उसको ही कहा जाता है थिरुवथिराकली। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि थिरुवथिराकली जो है किस स्टेट में डांस होता है, तो आंसर होगा केरल में, और ओणम के दौरान इसको किया जाता है। इसके अलावा कथकली, ये केरल का डांस है, इसका भी आयोजन ओणम के दौरान होता है। नौका दौड़ भी होती है, और जो डांस हमने डिस्कस किया कथकली, यह एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है केरल का। और अगर बात की जाए मोहिनी अट्टम, एक क्लासिकल डांस है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम है तमिलनाडु का। और कुचिपुड़ी की अगर बात की जाए, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद कथक की अगर बात की जाए, नॉर्थ इंडिया में कथक को मनाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है AUD-FS01 के बारे में है। देखो ये क्या है? यह एक हमारे एस्ट्रोसैट, जो इसरो का एक एस्ट्रोसैट है, सैटेलाइट है, जिसका काम है मल्टी वेवलेंथ उपग्रह को डिटेक्ट करना या फिर ऐसे रिसर्च करना जो कि स्पेस में हो। यहाँ पर आप देखिए, ये एस्ट्रोसैट मिशन के द्वारा एक वेवलेंथ डिस्कस की गई है या एक वेवलेंथ को डिस्कवर किया गया है जो कि आकाशगंगा ADUFS01 से आ रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए AUD-FS1, तो यह एक आकाशगंगा का नाम है और इससे एक वेवलेंथ निकली है अल्ट्रावायलेट लाइट्स की, उसको डिटेक्ट किया गया है किसके द्वारा? एस्ट्रोसैट के द्वारा। अभी हम एस्ट्रोसैट के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एस्ट्रोसैट ने किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर इसको डिटेक्ट किया है। UBIT यानी अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको डिटेक्ट किया गया है। और एस्ट्रोसैट में क्या है, बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो काफ़ी कम है, हब्बल टेलीस्कोप से भी कम। हब्बल टेलीस्कोप क्या है? हब्बल टेलीस्कोप नासा की एक टेलीस्कोप है जो कि स्पेस में सेलेस्टियल बॉडी को रिसर्च कर रही है, और हब्बल से भी कम नॉइज़ करती है एस्ट्रोसैट, तो इस कारण इस प्रकाश को डिटेक्ट किया जा चुका है। उसके बाद में अगर बात की जाए एस्ट्रोसैट की, तो ये हमारे देश का पहला खगोल शास्त्रीय शोध उपग्रह है, यानी पहला ऐसा सैटेलाइट है जो रिसर्च कर रहा है खगोल विज्ञान पर, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, इसे 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। लगभग 5 वर्ष इसको कंप्लीट हो चुके हैं, और श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अलावा एक लॉन्च व्हीकल हमारा है GSLV, जिसकी फुल फॉर्म होती है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद अगर बात की जाए कुछ इम्पॉर्टेंट टारगेट की, तो इसका टारगेट है स्पेस में जो दूर स्थित खगोलीय पिंड हैं उनको रिसर्च करना, उन पर स्टडी करना। इसके बाद ये पराबैंगनी किरणें, ऑप्टिकल, निम्न एवं उच्च ऊर्जा एक्सरेज, इन सब को निगरानी करने में ये सक्षम है। हमने जैसा डिस्कस किया 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पृथ्वी की निचली कक्षा में रहता है। देखो पृथ्वी की निचली कक्षा की अगर बात की जाए, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है, इसकी जो रेंज होती है वो 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में होती है। और अगर इसको 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा गया है तो इसका मतलब है कि यह लो अर्थ ऑर्बिट में है। चलते हैं आगे। आगे भी जो टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस की थी, अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो कि एस्ट्रोसैट के द्वारा यूज़ की जाती है, और यह एक प्रकार का अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है जिसका वजन 230 किलोग्राम है। हमने डिस्कस किया, इसे 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, और ये सब वेवलेंथ दी हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है इंद्र एक्सरसाइज के बारे में है। इंद्र एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच में आयोजित किया जाता है, और इस बार इसे अंडमान सागर में आयोजित किया जा रहा है। तो अंडमान सागर की हम लोकेशन अभी देखेंगे। उसके बाद मलक्का जलडमरू मध्य के आसपास, यानी मलक्का स्टेट के आसपास इसको आयोजित किया जा रहा है। तो मलक्का स्टेट की भी लोकेशंस को हम देखेंगे। आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, इंद्र एक्सरसाइज, ठीक है। तो इंद्र से आप समझ सकते हैं इंडिया, रसिया। अविंद्र एक्सरसाइज, अविंद्र एक्सरसाइज क्या है?
तो ये ईयर एक्सरसाइज है इंडिया और रसिया के बीच में। यहाँ पर आप देखिए ये कुछ फैक्ट दिए हुए हैं स्टेट ऑफ मलक्का से संबंधित। ये प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सी रूट्स है एशिया के लिए, एशिया को पश्चिम से ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए ये है स्टेट ऑफ मलक्का जो आप रेड कलर से देख रहे हैं। ये जोड़ती है इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। अगर बात की जाए सी में, तो सी में ये जावा सी को जोड़ती है अंडमान सी से, या हम कह सकते हैं साउथ चाइना सी को भी ये जोड़ती है अंडमान सी से। मेनली ये जावा सी को जोड़ती है अंडमान सी से अगर सी की बात होती है तब। अगर बात होती है ओशियन की तो ये पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है इंडियन ओशियन से। यहाँ पर अगर बात की जाए, हमने डिस्कस किया था, ये है अंडमान सी, ठीक है, और ये है इंडिया। यहाँ पर है आप देख रहे हैं श्रीलंका, यहीं पर श्रीलंका और इंडिया के बीच में है गल्फ़ ऑफ मन्नार, और गल्फ़ ऑफ मन्नार से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर है पाक खाड़ी। पाक जिसको इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है, पाकिस्तान वाला नहीं, यहाँ पर देखिए आप पाल्क, जिसको आप अगर प्रोनाउंसिएट करेंगे तो पाल कर सकते हैं, वैसे इसे बोला पाक जाता है, पाक स्टेट। तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। मलक्का स्टेट के बारे में हमने डिस्कस किया, ये इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती हैं और ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबांग पोर्ट है, सबांग पोर्ट जो कि काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, और ये सबांग पोर्ट जो है वो इंडोनेशिया के टेरिटरी में आता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है पासेस एक्सरसाइज से संबंधित है। जुलाई में पासेस एक्सरसाइज संपन्न किया गया था इंडिया और अमेरिका के बीच में। अमेरिका का एक सबसे बड़ा जो विमान वाहक पोत है जिसका नाम है यूएसए निमित्ज, इसने भाग लिया था इस पासेस एक्सरसाइज में, और ये जिसको पैसेज भी कहा जाता है। देखो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पैसेक्स या पैसेज भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, कन्फ्यूज़ नहीं होना कि अगर एग्ज़ाम में आता है पासेज एक्सरसाइज या पैसेज एक्सरसाइज तो दोनों एक ही हैं, और इंडिया और अमेरिका के बीच में इनको आयोजित किया जाता है। 2020 के जुलाई में किया गया था, जब अमेरिकी जहाज़ निमित्ज इंडियन ओशियन में मलक्का स्टेट को पास कर वापस लौट रहा था, ठीक है। देखो पैसेज एक्सरसाइज वे एक्सरसाइज होते हैं जो बिना उचित पूर्व योजना के अचानक आयोजित किए जाते हैं, मतलब कि सडनली एकदम से आपको किसी एक्सरसाइज को करना है तो उसी को कहा जाता है पैसेज एक्सरसाइज। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है मीटिंग ऑन सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में है। देखो इस में 3 ग्रुप कंट्री शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। कौन कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। ये तीनों जो देश हैं ये क्वेड ग्रुप के भी मेंबर हैं, ठीक है। क्वेड ग्रुप में कौन है? क्वेड ग्रुप में ये तीनों, उसके अलावा यूएसए शामिल है। देखो क्वेड ग्रुप किसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था? क्वेड ग्रुप का निर्माण किया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए। अब क्वेड में से 3 देश ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, इन देशों ने मिलकर एक सप्लाई चेन रेजिलियंस स्थापित करने की प्लान किया है। इसमें होगा क्या? देखो फ्री सप्लाई होगी, मतलब फ्री मूवमेंट, कहने का मतलब है कि आसानी से एक देश से दूसरे देश में सप्लाई हो सभी आवश्यक वस्तुओं की, समावेशी, पारदर्शी, ये सब तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, मतलब कि हर एक एग्रीमेंट में ये होता है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, ये इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के बीच में इसको सप्लाई चेन रेजिलियंस के ऊपर एक मीटिंग की गई और सहमति बनी है। इसका प्रस्ताव जो है जापान के द्वारा रखा गया था अगस्त 2020 में, यानी लास्ट मंथ में अभी। जो उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इस रेजिलियंस सिस्टम का बनाना या इनिशिएटिव को बनाना, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसी एक विशेष देश पर अपनी सप्लाई निर्भरता को कम करना, जैसे वर्तमान में चाइना पर सप्लाई को निर्भरता कम करना। अगर बात की जाए वर्तमान स्थिति की, तो जापान ने इस पहल में भारत और ऑस्ट्रेलिया को प्रमुख भागीदार के रूप में शामिल किया इस वर्ष में। उसके अलावा भूकंप, महामारी या विभिन्न सशस्त्र संघर्ष में जो सप्लाई बाधित होती है, उसके दौरान भी ये तीनों देश मिलकर काम करेंगे। अगर किसी देश में भूकंप, महामारी या सशस्त्र संघर्ष होता है तो सप्लाई किसी प्रकार से बाधित ना हो, इसलिए ये तीनों देश मिलकर काम करेंगे। और इन्होंने मिलकर एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव प्रारंभ किया है, जिसका प्रस्ताव जापान के द्वारा रखा गया था अगस्त 2020 में। चलते हैं आगे।
यहाँ पर भारत की जो निर्भरता है चाइना के ऊपर, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। भारत का जो आयात होता है, टोटल आयात, उसका 45% चाइना से किया जाता है। काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये। आप देखिए 45% के लिए हम केवल चाइना पर डिपेंड हैं, और इस डिपेंडेंस को कम करने के लिए ही हमने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ ये एग्रीमेंट किया है, या हम कहें इस इनिशिएटिव में हम शामिल हुए हैं, जिनमें देखो जो थिंग्स हम आयात करते हैं या जो गुड्स हम आयात करते हैं, ऑटोमेटिव पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, शिपिंग होते हैं, टेक्सटाइल्स होते हैं, केमिकल होते हैं। मेनली हम एपीआई जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, इन पर टोटली हम किस पर डिपेंड हैं? चाइना पर। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ही हमने इस एग्रीमेंट में भाग लिया है। चलते हैं आगे क्विक रिवीजन है। क्विक रिवीजन में हम जल्दी से देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस किए, जिनको हम ट्रू फॉल्स के स्टेटमेंट के रूप में देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप, दक्षिण भारत का सबसे एक त्यौहार है खासकर, जिसका नाम है ओणम, और ये केरल स्टेट का है। इसमें पुक्कलम नाम की रंगोली बनाई जाती है, जिनमें प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पहल में, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। हमने डिस्कस किया था, आप बताइए किसके द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया था या जापान था? यहाँ पर देखिए आप, एक मिनट, क्या था आंसर? देखो, जापान के द्वारा इसे अगस्त 2020 में प्रस्तावित किया गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। उसके बाद मलक्का स्टेट की अगर बात की जाए, तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, बिल्कुल ट्रू। ये जोड़ती है इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से, और अलग करती है ये मलेशिया को इंडोनेशिया से। इंद्र एक्सरसाइज की अगर बात की जाए, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, बिल्कुल गलत। ये भारत और अमेरिका के बीच में ना होकर भारत और रसिया के बीच में होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है। पैसेज एक प्रकार का एक्सरसाइज है जो कि बिना अचानक आयोजित होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और हाल ही में जुलाई में यूएसए के एक शिप निमित्त के द्वारा इंडियन ओशियन में इंडियन नेवल एक्सरसाइज किया गया था। पैसेज मतलब हमारी नेवी के साथ मिलकर, तो इसीलिए चर्चा में रहा था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली सिविल सेवा से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।